पता सुना दी। जी स्वागत। साहिबो सच में जानी रत में असल जहावतम वत में असल जहावत। आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुक्ति जी आपकी। दरअसल दूर से जुड़ रही है ना, तो नेटवर्क की भी चलिए, समस्या हो कोई बात सकती है। नहीं। दक्षा जोशी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदरणीय डॉक्टर दक्षा जी का स्वागत है। और मैं ही कर देती हूँ अब सरस्वती वंदना, क्योंकि उनका नेट आ नहीं रहा इसलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आशा करती हूँ सरस्वती माँ की कृपा हमारे इस कार्यक्रम में बनी रहेगी। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करने हेतु पधार रही हैं आदरणीय डॉक्टर अरुणा शराफ इंदौर से, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ। स्वागत भाषण हेतु आदरणीय महोदय आपका। अरुणा शराफ जी, माइक खोल लीजिए मैम। नहीं, रश्मि जी मुक्ति जी आ गई हैं, है ना, वो अपनी सुना दे, कोई बात नहीं। हाँ मुक्ति जी, अगर आप सुना सकती हो तो सुना दीजिए। एक बार फिर से स्वागत है। माइक खोल लीजिए। उसके बाद आदरणीय अरुणा शराफ जी से हम स्वागत भाषण की उम्मीद रखते हैं। मुक्ति जी माइक खोल लीजिए। जी सुनाइए। एक्चुअली वो नेटवर्क इशू हो गया तो इसीलिए पता भी नहीं चला। हाँ कोई बात नहीं, सुना दीजिए आप। साहिबो सच में चैनी रुत में असल जहावतम रुत में असल जहावतम साहिबो सच में चैनी वत में असल जहावतम वत में असल जहावतम इन्हीं बकारे रोज दुनिया में क्यों सनहावतम साहिबो सच्चा में चैनी वत में असल जहावतम वत में असल जहावतम दीतो में तो शिक्षण धन बेशगादन हावतम साहिबो सचम चैनी वत में असल चिहावतम वत में असल चिहावतम। धन्यवाद। इसका मतलब होता है कि हे भगवान, मुझे अच्छा रास्ता दिखाना ताकि मैं अच्छे रास्ते पे चलूं, अच्छे कर्म करूं और अपनी शिक्षा अच्छे ढंग से ग्रहण कर पाऊं। कभी भी ऐसा काम नहीं करूं जिससे किसी को दुख पहुंचे मेरे कारण। कश्मीरी में बहुत सुंदर तो आशा करती वंदना। हूँ कि आपको पसंद आया। चलिए, आज एक विशेष वंदना हमने सुनी, ये भी विशेष बात है आज के कार्यक्रम की। और आप एक बार फिर से मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अरुणा शराफ जी को इंदौर से, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं। स्वागत भाषण हेतु स्वागत है आदरणीय आपका, और आपका भी ससम्मान स्वागत है इस आभासी पट्टी। धन्यवाद रश्मि मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच मुझे जो जो दिखाई दे रहे हैं मैं सबसे पहले उनके नाम लेना चाहूंगी। आज के स्वागत भाषण के लिए मैं सबसे पहले हमारे जयशंकर प्रसाद की बेटा एक कटर पटर 4 ज्यादा लाइनें मत करियो। उससे मैं प्रारंभ करती हूँ। इस पद का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। यह इसी पंक्तियों को सार्थक करते हुए हमारा यह मंच, आज की मीटिंग आज हमको यही प्रेरणा देती है कि हमको
सदैव कार्य करते रहना है और इसी के लिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं इस मीटिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ। मुझे जो मंच पर दिखाई दे रहा है सुरेश चंद्र जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, उनका मैं अभिवादन स्वागत करती हूँ। मुक्ति मैडम जिन्होंने बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना गाई है, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय महासचिव शहनाज शेख जी भी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। उनका चेहरा ही दिखा रहा है कि उनकी बहुत ज्यादा उनको खुशी है कि वो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दक्षा जोशी मैडम जो कि गुजरात से है, वो भी सदा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हरिपाल सिंह जो हमारे हमको सदा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमेशा मीटिंग में बिल्कुल उपस्थित रहकर सदैव हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष जो नव नियुक्त हुए हैं डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, उनके बिना तो ये मीटिंग ही असंभव है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, भले वो किसी भी पद पर हो, पर उनका मार्गदर्शन हमको सदैव प्राप्त होता रहेगा। ऐसे प्रभु चौधरी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और उसके अलावा मुझे जैसे जिसके नाम मालूम है पर वो मुझे वो दिख नहीं रहे हैं उसके चेहरे, फिर भी मैं नाम उनके लेना चाहती हूँ। हमारे ब्रज किशोर शर्मा जी भी मुझे उनका नाम अभी दिखाई दिया, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वो राष्ट्रीय संरक्षक है, क्योंकि उन्होंने उनकी ही एक यह कल्पना थी कि हमारा एक ऐसा समूह बने जिसके माध्यम से हम अपनी कला को मंच पर ला सके। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिवादन करती हूँ। और अ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जो कि नवनियुक्त हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रखर वक्ता है, हम उनको निरंतर सुनना चाहते हैं और उनको उनको सुनने के लिए भी कई बार हम मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय संयोजक हरीश नेपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हो गए हैं शहनाज शेख, श्वेता मिश्र जो कि राष्ट्रीय सचिव है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैं सभी का पुनः अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरे पास फूल तो नहीं है, पर मैं शब्दों के द्वारा आपका तिलक भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। जब भी कभी हम ऑफलाइन मिलेंगे, मैं जरूर आपका पुनः एक बार स्वागत करूंगी। और आपको हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और सतत इसके लिए कार्य करते रहेंगे। बस इसी आशा के साथ मैं पुनः सबका स्वागत और अभिवादन करती हूँ। एक 4 लाइनें में अटल बिहारी वाजपेयी की 4 लाइनें के द्वारा मैं समापन करूंगी। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही, वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इसी पंक्तियों के साथ में आज का समापन करती हूँ। सबको पुनः अभिवादन, नमस्कार। बहुत सुंदर स्वागत भाषण। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, सचमुच हार नहीं माननी चाहिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना और संरक्षक भी जुड़ चुके हैं, आदरणीय वीके शर्मा सर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है इस गोष्ठी में। और निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, विन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न किए को सूल। जैसा कि आप सभी को विदित है, आपका जो विषय है भारतीय साहित्य की एकता एवं हिंदी, तो चलते हैं आज इस गोष्ठी पर परिचर्चा हेतु। और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं हार्दिक बधाइयां देती हूँ सभी की ओर से। आशा है, यही नहीं विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, अपना कार्यभार बहुत अच्छे से निभाएंगे। चलते हैं प्रस्तावना हेतु आदरणीय इनका भी म्यूट है सब उनका। मुक्ति जी अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय मुक्ता कौशिक जी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर से अनुरोध करूंगी कि प्रस्तावना कार्यक्रम की दें सर। आदरणीय प्रभु चौधरी सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा। बराबर है। आदरणीय प्रभु चौधरी सर, क्या आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए, मैं यहाँ पर शहनाज शेख मैम से अनुरोध करूंगी प्रस्तावना हेतु, उनका स्वागत है। अच्छा सर आ चुके हैं। प्रभु चौधरी सर, स्वागत है आपका प्रस्तावना हेतु।
बीच बीच में कुछ लोगों को लिंक भेजनी थी तो उनके फोन आ रहे थे, तो कोई बात नहीं काम सर। लगा। सर एक तो कोषाध्यक्ष बनने की आपको हार्दिक बधाइयाँ और स्वागत है प्रस्ताव में इसका। ना कोष है अपने पास, ना अध्यक्ष है ना। स्वागत है सर चलिए, प्रस्ताव में। अभी नई नई सरकार बनी है हमारी मोदी जी की सरकार के बाद में, इसलिए वित्त मंत्री की जो जिम्मेदारियां होती है, अब नया बजट भी पेश होने वाला है तो हम भी करने वाले हैं, इसमें निर्णय करेंगे। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर हरि सिंह जी पाल साहब जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सबके मार्गदर्शक और इस संस्था के संस्थापक संयोजक, वर्तमान में इस संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक श्री ब्रजकिशोर शर्मा जी को प्रणाम। पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराने वाले और हम सबका सहयोग करने वाले मार्गदर्शक श्री सुरेश चंद्र जी शुक्ल साहब का हार्दिक स्वागत। नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनाज शेख जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन। नवनियुक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दक्षा जोशी जी अहमदाबाद से, आपका भी स्वागत। नवनियुक्त राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रश्मि चौबे जी का हार्दिक अभिनंदन। अरुणा सराफ जी और अन्य महानुभाव। आज की जो बैठक रखने का लक्ष्य है, उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि हम लोगों का आपस में परिचय हो जाए, नए परिचय के साथ, नए पद के साथ। साथ ही पद तो परिवर्तन होते रहते हैं। अभी मोदी जी की सरकार बनी है तो उसमें कुछ लोग चुनाव हार गए इसलिए उनको हटा दिया गया, परंतु जो प्रमुख लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं उनको यथावत रखा गया है और कुछ नए लोगों को भी जोड़ा है, कुछ लोगों को कम करके। तो ये तो एक परंपरा है कि उसमें परिवर्तन होता रहना चाहिए। हमारे माननीय ब्रजकिशोर शर्मा जी की भी ऐसी इच्छा थी कि 2-3-4 वर्ष में परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिससे नए लोगों को भी काम करने का अवसर मिलता है और पुराने लोग ये ना समझे कि मेरे बगैर काम नहीं होता है। इसलिए उसमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि नहीं, मेरे बगैर नहीं होता है, सब लोग कहते थे, इसलिए मैं भी मान बैठा था, भ्रम को पाल लिया था। अच्छा हुआ, बहुत जल्दी समझ में आ गई इस चीज को और मैं इस दायित्व से मुक्त हो गया। परंतु चूंकि हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, ये संगठन आरएसएस जिसकी बात करता है, स्वयं स्वकृतम कंटका किरण मार्गम, ये कांटों भरा रास्ता है। साहित्यकारों को एक साथ जोड़ना और उनको मीठी मीठी बातें करके लुभावना तो ले सकते हैं, परंतु जब कड़वा बोला जाता है या उनको रोका जाता है बोलने से, तब बहुत बुरा लगता है। और ऐसी बहनें और कुछ भाई लोग इतने भी नाराज हो जाते हैं कि वो चाहे तो इस्तीफे भी दिए हैं, लोगों ने इस्तीफे भी देते हैं, फिर स्वीकार भी हो जाते हैं, फिर अस्वीकार भी होते हैं, फिर नए सिरे से जोड़ा भी जाता है। परंतु मेरे अच्छे अनुभव हैं इस विषय को लेके कि हर प्रोग्राम में 4 लोग नए जुड़ते हैं और 2 लोग पुराने नाराज हो जाते हैं। और नाराज इसलिए होते हैं कि हमको मंच पे बैठने को मौका नहीं मिला, हमको बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम जो नए लोग आते हैं उनको अवसर देते हैं कि चलो नए लोग जुड़े, उनको भी अवसर दें काम करने का। तो ये सब चलता रहता है, इसकी परवाह मैंने तो पाली भी नहीं है। और शहनाज शेख जी से भी कहूंगा कि इस प्रकार की परवाह ना करें, जो अपने को अच्छा लगता है, जो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, संस्था के हित में हो, वो काम करना चाहिए। 1-2 लोग यदि नाराज भी होते तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए हमारे पास में ब्रजकिशोर शर्मा जी और डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी जो अच्छे से समझा देते हैं प्रेम भाव से, और वो लोग फिर जुड़ जाते हैं। तो आज की प्रस्तावना में मुख्य विषय ये है हमारा कि शिक्षक संचेतना की जो नए पदाधिकारी बने हैं उनका क्या दायित्व और क्या कर्तव्य है। दायित्व यानी हमारी जो जिम्मेदारियां, कार्य विभाजन, तो मेरे को लगता है कि 3-4 वर्षों से अपन काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया हो। परंतु इसके पूर्व में, क्योंकि कहने में भी संकोच नहीं है कि जो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता थे उनका काम होता है समाचार बनाना, कार्यक्रम का संचालन करना, तो उन्होंने 2 वर्ष तक बहुत अच्छा किया था, डॉक्टर मुक्ता कौशिक, उसमें कोई शक नहीं है। काफी आयोजनों में मतलब वेबिनार का संचालन भी किया, समाचार ही बनाए,
पर 2 वर्ष के बाद में क्या पता क्या हुआ ऐसा कि उनमें शिथिलता आ गई और आज ये स्थिति है कि वो कब आएगी पता नहीं, जुड़ नहीं पाती। तो चूंकि काम को तो गति देना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए कुछ परिवर्तन किया गया है। मेरे साथ भी है कि आप सब लोगों की खुशी के लिए बता दूं कि मैं 31 जुलाई को भारत सरकार से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार से भी। इस नाते अब मैं फ्री होना चाहता हूं। फ्री होके अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे काम करते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करें, इसलिए फ्री होना चाहता हूं राष्ट्रीय महासचिव के दायित्व से। क्योंकि सेना से गुड़िया बहुत अच्छी दोस्त है, अच्छी प्राध्यापिका है, अच्छी वक्ता है, अच्छी लेखिका है और बहुत सुंदर बोलती भी है, लिखती भी है, दिखती भी है। इसलिए ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए था, ऐसा मेरा भी सोच था। आपसे लगातार बातचीत होती रही, पहले मना भी किया, पर जब बाद में मैंने कहा कि मैं किसी भी पद पर रहूंगा, नीचे से लगा के ऊपर तक, 1 नंबर पे रहे या 11 नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिनती तो वहीं से शुरू होती है। इसलिए मैं आपका सहयोग करता रहूंगा, प्रत्यक्ष भी हो अप्रत्यक्ष रूप से भी। इसलिए चिंता ना करें, अपन नए दायित्व का निर्वाह करें, तो जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मैं तो आपसे बहुत कम उम्र में था, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए कोई परेशानी नहीं इस काम को करने के लिए। अपने यहाँ पूर्व में एक कोषाध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर अनिल ओझा जी, अब चूंकि अस्वस्थ रहते हैं काफी दिनों से और उनकी रुचि भी कम है, तो मैंने सोचा कि इस काम को मैं खुद अपने आप में हाथ में लेता हूँ। और चूंकि कोष का काम भी मेरे पास इतने सालों से है, कोष होता तो नहीं है, कुछ न कहीं आता है, परंतु अपन पंजीयन के माध्यम से, कहीं सदस्यता शुल्क के माध्यम से, कुछ अन्य सहयोग लेके, अन्य प्रकार से करके 50% पूर्ति करते हैं अपन व्यय की। 50% व्यय प्रभु के भरोसे, और वो आज तक चलता आ रहा है। आप सब लोगों को पता है, मैंने 2-3 बार क्या लगभग 3 माह का, 6 माह का, 1 वर्ष का ऐसा बना के भी दिया है, आपको बताया भी था। आप सब लोगों को पता है किस में खर्च भी होता है। तो सेना शेख जी को ये चिंता नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं तैयार हूँ, पहले भी था और आज भी हूँ। घाटा आएगा तो मैं पूर्ति करूंगा, बचेगा तो मैं अपने पास रखूंगा, संस्था के लिए, है ना, कोषाध्यक्ष होने के नाते। इसलिए आप इस बात की चिंता ना करें, हम लोग सब मिल के साथ में काम करें। कुछ है अपने पास धनाढ़ लोग भी हैं, अभी नई डॉक्टर दक्षा जोशी जुड़ी, अरुणा सराफ है, रश्मि जी है, अनुसुया अग्रवाल है, ये लोग सब लोग मदद करते हैं, अतिरिक्त मदद भी करते हैं, इसलिए इस बात की चिंता नहीं कर। हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष होने के साथ साथ वो अभी एक जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं, यूनिवर्सिटी में व्यस्त हैं कार्यक्रमों के कारण और भी विषयों के कारण, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सब लोग परिचित हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। बस ये है कि वो ये आयोजन में आ जाते हैं, निश्चित रूप से ऑनलाइन भी आते हैं और ऑफलाइन भी आते हैं। निश्चित रूप से श्रेय देता हूँ डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी को कि हम लोगों जो 300 आभासी संगोष्ठियां की है, उसमें 80% अंक प्राप्त करके A+ ग्रेड में आए। मेरी निगाह में A+ प्राप्त किया है हमने, और बाकी लोग भी हैं। इसलिए वो सर और हम दोनों मिलके प्लानिंग करते हैं कि संगोष्ठी रखनी है तो कौन से विषय पर रखना, और लगभग अभी तक के जितने विषय हैं वो डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी द्वारा ही तय किए जाते हैं। समाचारों के लिए भी ऐसा होता है, रश्मि जी मुझे भेजती है, मैं उसमें कुछ काट छाट करता हूँ, बढ़ाता हूँ, फिर डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी के पास जाता है और वो फिर उसको फाइनल करके फिर हम प्रेस में भेजते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि समाचार भी बहुतायत पूरे देश में अच्छे से छपते हैं, जिससे एक अपनी जो शिक्षक संचेतना की एक पहचान है, वो एक स्तर बना के काम कर रही है, क्वालिटी है इस संस्था की। और ये सब सीखा हमने डॉक्टर हरि सिंह जी पाल से, नागरी लिपि परिषद से। डॉक्टर दक्षा जोशी जी अहमदाबाद से अपने साथ जुड़ी है, सेवानिवृत्त प्राचार्य है पीजी कॉलेज की, और खूब अच्छा लिखती है और ढेर सारी पत्र पत्रिकाएं में प्रकाशित होते हैं आपके लेख वगैरह, और उम्र में सबसे बड़ी है, मेरे से तो बड़ी है इसे, बाकी लोगों से नहीं हो सकती है। और हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए
हमेशा तैयार रहती है। सूरज जी शुक्ल के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं आप आज घोषणा तो नहीं कर सकता हूं, परंतु आज विचार रख सकता हूं आप लोगों के सामने। हम सितंबर में एक कार्यक्रम करने वाले हैं ऑफलाइन, या तो दिल्ली में करेंगे या बंबई में करेंगे, दो में से एक जगह करने वाले हैं। और उस कार्यक्रम में नॉर्वे के साथ में जापान, कनाडा और भी स्थानों के लोगों को हम जोड़ के, और भारत के अधिकांश लोग जो विश्व का भ्रमण कर चुके हैं उन सब लोगों को जोड़ के एक कार्यकारिणी बनाएंगे। और वो कार्यकारिणी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी ब्रजकिशोर शर्मा जी से बात हुई थी, सर ने कहा था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ नाम दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का। और इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम पूरे विश्व में शिक्षकों को हिंदी और नागरी लिपि प्रेमियों को जोड़ने का काम करेंगे। फिर इसके बाद आयोजन भी करेंगे, आयोजन होते भी हैं भारत सरकार के द्वारा। अब हम शिक्षक संचेतना और वहां के स्थानीय संस्थाओं को जोड़ के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये पदाधिकारियों के साथ हमारे जो दायित्व है उनको भी अपन समझ लें। ये सब अब काम अपने को मिल बैठकर करना। और निश्चित रूप से किसी भी संगठन में काम होता है, चाहे सरकार में देख लें अपन के किचन कैबिनेट होती है, मोदी जी के उसमें भी 5 प्रमुख लोग हैं और उनके 5 के साथ एक लोग और है, ऐसा 10 लोग हैं, एक मोदी जी खुद 11। ऐसा अपने इसमें भी लगभग 11 लोग प्रमुख लोग हैं जो इस काम को करेंगे। ऐसा ही प्रदेश में होगा फिर बाद में जाके। बाकी के लोग समर्थन तो करती हैं, पूरा सहयोग भी करते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तन मन धन से। और परंतु प्रमुख इन 5-10 लोगों को ही काम करना पड़ेगा। इसलिए इन सब के अपने अपने दायित्व हैं। दायित्व धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, अपन करते रहेंगे। और हमारे कर्तव्य भी हैं, क्योंकि हमने पद लिया है, स्वीकार किया है। अभी तक जितने लोगों को जो दायित्व दिया है, सूचना निकाली है, उसने किसी ने मना नहीं किया अभी तक। एक व्यक्ति ने करने का प्रयास किया तो उसको समझा लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं करने को तैयार हूं। तो ऐसे 51 लोगों की हमारी टीम है। 51 लोगों में से एक भी व्यक्ति ने मना नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया इसको, पद को। इसलिए मैं मानता हूं कि सब लोग अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे, काम करेंगे। मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। इसके बाद में और भी जब अवसर मिलेगा तो आपको बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आभार आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर प्रवीण जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अनीता भाटी जी, उनका अभिनंदन है इस पटल पर। और अब हम चलते हैं विशेष अतिथि के रूप में जुड़ी हुई डॉक्टर दक्षा जोशी जी, जिनकी अभी प्रभु सर बात कर रहे थे कि उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है अहमदाबाद से, उनका आभासीय पटल पर स्वागत करती हूँ मैं। सर को बुला लीजिए, ब्रजकिशोर शर्मा जी पहले हमारे संरक्षक को कुछ लेना चाह रहे हैं अवश्य। ठीक है। समाज महोदया, मैं आदरणीय ब्रजकिशोर शर्मा सर, जो कि पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के, अभी संरक्षक हैं। ससम्मान स्वागत है सर आपका इस आभासी आपको। पूर्व का पद नहीं बताना, वर्तमान है वही बताना है ना। ठीक है सर। तो राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के आभासी मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश चंद्र शुक्ल जी नॉर्वे से, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हरि सिंह पाल दिखाई दे रहे हैं दिल्ली से, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर शहनाज शेख है महाराष्ट्र से, अरुणा पाठक इंदौर से, और दक्षा जी हैं अहमदाबाद से। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर प्रभु चौधरी जो हमारे इस सारे अभियान के प्रमुख स्तंभ हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जो लोग और जुड़े हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो आने वाले होंगे। मैं पहुंच गए आ गए सर जी जुड़ गया हूँ सर, जुड़ गया हूँ जी। अच्छा, आपका
आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी। और मैं सारी जी बहुत आभार बहुत आभार। सारे लोगों को जो नया गठन हुआ है उन सबको मैं खूब खूब बधाई देता हूँ। और एक और विशेष बात, जब ये नया हमारा संगठन का स्वरूप बना है तो इसमें जो है आज महाकाल का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। वो कैसे प्राप्त हो रहा है वो मैं बताता हूँ। मेरी एक बैठक चल रही है एक और महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी जी के साथ में, और वे मेरे पास में विराजमान है। महाकाल की महिमा सब जानते हैं। काल चक्र प्रवर्तको महाकाल प्रतापनः, काल चक्र का प्रवर्तन करने वाले हैं महाकाल। तो हम जो है ना नए अध्यक्ष और नए सारे पदाधिकारी और सभी लोगों को महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसलिए मैं एक मिनट के लिए आपको आशीर्वाद महाकाल का प्राप्त हो, इसके लिए मैं पंडित रमन त्रिवेदी जी को दे रहा हूँ। वे आपको सबको आशीर्वाद देंगे और फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव। महाकाल का आशीर्वाद। ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितो कर्मजरे अखंडानंद बोधाय सोम संता वारणे सच्चिदानंद रूपाय शंकराय नमो नमः। आप सब भगवान महाकाल का भक्त है, सबको भगवान शंकर का आशीर्वाद। आपकी मीटिंग कामयाब हो, आपके हर क्षेत्र में उन्नति हो, यश मिले, कीर्ति मिले, यही कामना करता हूँ। पुजारी पंडित रमन त्रिवेदी, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ये पंडित रमन त्रिवेदी जी जो महाकाल मंदिर के प्रमुख पुजारी हैं, वे उन्होंने आकर के एक संयोग की बात है कि हमारी नई कार्यकारिणी को उनका महाकाल का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है। अब हमारा क्रम यथावत हमारे संचालक गाजियाबाद से डॉक्टर रश्मि चौबे आप प्रारंभ निरंतर करती रहें और मैं रहूँगा, लेकिन मैं थोड़ी चर्चा करते हुए इसमें भी शामिल रहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, उन पुजारी जी को भी और आपको भी कि आपने इतना शुरुआत हमारे एक तरह से नए नवनिर्वाचित लोग हैं उनको सबको आशीर्वाद मिला और शुरुआत ही जब अच्छी होती है। और कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि मैंने ये जो कभी कपड़े मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ, ये जो मैंने आज कपड़े पहने हुए हैं मैंने भस्म आरती में पहने थे जब मैं उज्जैन गई थी तब, और आज इनका आशीर्वाद मिला है मुझे तो मुझे कहीं ना कहीं मैं भावुक हो गई। चलो वो देवाधिदेव महादेव की जय करते हुए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका संरक्षण इसी तरह हमें मिलता रहे, ऐसी ही आशा रखते हैं हम। और विशेष अतिथि के रूप में जुड़ी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर दक्षा जोशी जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अहमदाबाद से। उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आभासी पटल पर स्वागत है। आप कृपया अपना माइक खोल लीजिए मैम। मैडम चली गई शायद। नहीं है, वो उपस्थित है, माइक खोलने की कोशिश कर रही हैं। खोल लीजिए आप अपना माइक। जी जी नमस्ते। जी नमस्ते सम्माननीय मंच अध्यक्ष महोदय श्री आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी जी और यहाँ उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के नव नियुक्त पदाधिकारियों को वंदन, अभिनंदन एवं बधाइयां प्रेषित करती हूँ। साथ ही आपने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो पदभार सौंपा है तदर्थ हार्दिक आभार ज्ञापित करती हूँ।
मेरी हरदम ये कोशिश रहेगी कि मैं संपूर्ण ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इसे निभा सकूं। मंच और संघ में मेरे साथी मित्रों को भी जोड़ने का मैं प्रयास करूंगी और मेरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाल कर संघ की और मंच की गरिमा को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में विश्व भाषा हिंदी के विषय में अपने कुछ विचार संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जो हमें शीर्षक दिया गया है भारतीय साहित्य की एकता एवं हिंदी। बहुत कम समय में मेरे विचार आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ। जिस प्रकार अनेक धर्मों, विचारधाराओं और जीवन प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता असंदिग्ध है, इसी प्रकार इसी कारण से अनेक भाषाओं और अभिव्यंजना पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का अनुसंधान भी सहज संभव है। भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता अनेक भाषाओं में दिखाई देती है। हिंदी का भक्ति काव्य और तमिल में रचा गया सांकृत्यायन भक्तों का साहित्य एक दूसरे के बहुत निकट है। भागवत में वर्णित कृष्ण कथा और तमिल प्रबंधम में बड़ा साम्य भाव हमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से दोनों भाषाओं का भक्ति काव्य परस्पर पूरक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना की अलख जगाती हमारी हिंदी भाषा दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम से पूर्व तक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हिंदी को अभी भी यदा कदा अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। विश्व स्तर पर अग्रसर हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहाँ के लिए कहा जाता है कि 4 कोस पर भाषा बदले 6 कोस पर पानी, वहाँ सभी को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं है, किंतु सभी भाषाओं का मिश्रित रूप और संतों की वाणी से अलंकृत संवैधानिक भाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सक्षम है, क्योंकि हिंदी भाषा सद्भावना, प्रेम, श्रद्धा, अहिंसा, करुणा एवं विश्व मैत्री का प्रतीक है। राष्ट्र को सबल तथा सफल बनाने के लिए नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना परम आवश्यक है। ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और हिंदी इसका एकमात्र सशक्त माध्यम है। अस्तु, मुझे यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला, तदर्थ मैं आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर आपने कहा। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है हमारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन है। उसके बाद चलते हैं हम आदरणीय डॉक्टर शहन। आपकी आवाज नहीं आ रही रश्मि जी। धन्यवाद सर, आपने बताया। आदरणीय दक्षा जी ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। और हमारे साथ अभी हैं आदरणीय डॉक्टर शहनाज शेख जी, जो कि महासचिव है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की। इस आभासीय पटल पर ससम्मान स्वागत है आपका। उद्बोधन हेतु धन्यवाद मैडम। बराबर में बिल्कुल स्पष्ट आ रही। आज के इस आभासी पटल पर जो हमारी नई कार्यकारिणी बनाएगी उसके कर्तव्य, दायित्व और हमारी हिंदी भाषा का राष्ट्रीय एकता में योगदान, मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा चयन महासचिव पद के लिए किया है। उसके लिए जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा, मैं अपनी पूरी निष्ठा से उसको करने की कोशिश करूँगी और अपने दायित्वों को निभाऊंगी। आपको सबको साथ में लेकर चलते हुए इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर मैं कहाँ चूकती हूँ तो मुझसे जो बड़े हैं यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी
प्रभु सर जी, हरिपाल सर जी जो कि मार्गदर्शक के रूप में हैं, मैं उनसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि जहाँ मैं कहीं चूक जाऊँ तो आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपना सहयोग दें। आज हमने जो संगोष्ठी रखी है कि हिंदी का राष्ट्रीय एकता में योगदान, वैसे चाहे तो हमारे हिंदी के सामने आज अगर हम हिंदी भाषा को देखते हैं तो हमारी हिंदी भाषा ने जो स्थान पाया है वो बिल्कुल ही सर्वोपरि है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी उतनी ही आई हुई है, उतनी ही उनका सामना कर रही है, क्योंकि हमारे देश में जो भी हमारे देश में जो भाषा हमारी हिंदी बोली जा रही है, क्योंकि हमारे प्रांत भी उतने ही हैं और अनेक भाषाएं हैं, उनकी हिंदी के भाषा भी अनेक रूप से कार्य करती है, क्योंकि जब यानी कि पूरे राष्ट्र में अगर हम देखें तो हिंदी भाषा प्रचार प्रसार करने हेतु जो राजभाषा आयोग 1956 में जो गठित हुआ था और उसके बाद 10 वर्ष की अवधि के बाद यानी कि क्या हो गया कि इसमें थोड़ा सा प्रतिवेदन उसके मन के थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आया है, और जब हम भाषा को देखते हैं यानी राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न के रूप में तो यहाँ पर उसके सामने चुनौतियों का भंडार पड़ा हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं जो चुनौतियां हैं कि अंग्रेजी स्कूल है, उसे अभी पहले जो आदिकाल या मध्यकाल या फिर हमारे स्वतंत्रता के समय तक जो राजा वो यहाँ पर नहीं है, और सामाजिक कार्यों में भी हम हिंदी की उपेक्षा करने लगे हैं, और इसके लिए यानी कि इन सबको हमें यहाँ पर विराम देना होगा और हमारे हिंदी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हिंदी भारत की आत्मा है जो कि यहाँ के निवासी के दिलों और दिमाग पर विराजमान है, और भारत के विशाल और विस्तृत भू प्रदेश में 24 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है और उसमें भी 2800 उपभाषाएं हैं, और हमारे राष्ट्र की अनमोल पूंजी हमारी ये क्या है, हिंदी भाषा है, और इन्हीं सभी भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। और जब किसी भी देश की स्वतंत्रता की पहचान अगर होती है तो उसमें राष्ट्रभाषा यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, जिसे उनमें यहाँ पर सन 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के दर्जे के रूप में भी यहाँ पर उसे पहचान मिली, और यही पहचान हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और यानी कि एक महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कोई भी देश यानी कि सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं जब तक वो अपनी भाषा नहीं बोलता। और आज हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी कार्यक्रम में भी जाते हैं या वहाँ पर जो भाषण अगर देना हो तो हम पूरा हिंदी में नहीं देते, यानी कि उसमें एक आध वाक्य तो भी हमारा अंग्रेजी का आ जाता है या शब्द तो भी अंग्रेजी का आ जाता है। यहाँ मैं ये समझती हूँ कि दूसरी भाषा का उपयोग हमारी हिंदी भाषा के साथ करना हमारी भाषा का एक प्रकार से वो अपमाननीय है, क्योंकि हम अगर हिंदी में कार्य कर रहे हैं, हिंदी को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, तो उसके प्रति हमें यहाँ पर सजग रहना होगा, उसकी पवित्रता को, उसकी उच्चता को, यहाँ के उसके दर्जे को यहाँ पर कायम रखना होगा। ये नहीं कि हिंदी के साथ अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसी बात नहीं है। कि उसके जगह अगर हम उसका प्रतिरूप का अगर शब्द ले तो यहाँ पर हमारी भाषा की और गरिमा बढ़ेगी, भाषा को यहाँ पर बहुत महत्व प्राप्त होगा। जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि में जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अच्छे दर्जे का है, इसीलिए यहाँ पर हमारी भाषा में यानी कि बहुत दम है, इसीलिए वो अब क्या है विश्व स्तर की भाषा बनने के लिए भी जा रही है, और विश्व स्तर की भाषा भी वो बनती जा रही है और विश्व में भी अपना परचम लहरा रही है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज की आभासी संगोष्ठी में मुझसे भी ज्यादा यहाँ पर और अधिक विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। अगर उनके चुनौतियों को निकाल उसके आने वाली सामने की जो चुनौतियां हैं उन सबको हटाकर हमारे भाषा को और यहाँ पर मजबूत बनाना है, और उसके जितनी हमारी भाषा मजबूत बनेगी हमारी राष्ट्रीय एकता को भी उतनी ही यहाँ पर क्या है गरिमा मिलेगी, और उतना ही उसको यहाँ पर प्रतिसाद मिलेगा और हम एक अच्छे रूप में कार्य कर सकेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो मुझे पद दिया है उसके हिसाब से कि वैसे तो मैं अंतिम में कहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि बोलने वाले लोग ज्यादा जुड़े वाले हैं,
इसलिए हम जब भी कोई घर का कार्यक्रम करते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो बिना मूल्य उसका कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं अभी नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्यगण से विनती करना चाहूंगी कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करें उसमें अपने शारीरिक योगदान के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक योगदान भी उसमें दे तो हमारे इस संस्था का काम भी सुचारू ढंग से चलेगा। ये मैं आपसे अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ एक महासचिव के पद द्वारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। सचमुच आर्थिक आर्थिक दान या आर्थिक सहयोग के बगैर कोई भी संस्था चल नहीं पाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन। एकता ही है देश का बल, जरूरी है हिंदी का संबल और हम सभी लोग हिंदी के संबल के साथ चलते रहें ऐसी सुंदर उद्बोधन के साथ। अब मैं आदरणीय रायपुर से जुड़ी डॉक्टर जया सिंह जी जो कि हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर। अभी तक तो थी, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर आप किसी और नाम से जुड़ गई हो तो आपका स्वागत है। यहाँ पर श्री अविनाश शर्मा जयपुर से अगर वो भी जुड़े हुए हैं तो अतिथि के रूप में। जया जी नहीं है मैडम। जी हाँ, अभी थोड़ी देर तक थी वो, पहले थोड़ी देर पहले तक। चलिए हमारे साथ डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी, उनका ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर। विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े हुए आदरणीय श्री ब्रजकिशोर शर्मा सर को एक बार फिर पुनः आमंत्रित करती हूँ उनके उद्बोधन हेतु। अगर आप सुन रहे हो सर और विचार रखना चाहते हो आपके, शायद वो बस व्यस्त हैं। नहीं, पद्मचंद गांधी जी हैं हमारे और रणजीत अरोड़ा जी आ गए हैं, इनमें से भी आप बुला सकते हैं। जी स्वागत है आदरणीय पद्मचंद सर का। अगर आप विचार रखना चाहें अपने तो स्वागत। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। नई कार्यकारिणी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, तहे दिल से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। हिंदी के बारे में आपने बताया कि किस तरह से हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए और तैयारी में है, और लेकिन हिंदी हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि जो भाषा का जो अपनापन आता है, जो हिंदी में जो आत्मीयता आती है, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं आती है। जितने शुद्ध इसके जो शब्द हैं, इसकी जो बोलने का लहजा है, उसमें जो बोलने का मिठास है, वो और किसी भाषा में नहीं आता है। और क्योंकि हमने भारतीय हैं हम, और हमारी ये बचपन से, जन्म से लेकर के ये भाषा हमको सीखने को मिलती है। कई जगह-जगह पे वैसे मातृभाषा अलग होती है, लेकिन एक हिंदी ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जिसको हर कोई आसानी से बोल सकता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे कार्यालय के माध्यम से हो, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो हिंदी हमारा स्वाभिमान होता है और हमें गर्व होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ और भारत की भाषा का, हिंदी भाषा का मैं सम्मान करके उसे आत्मीयता से स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्षेत्रवाद, भाषावाद ये बीच में आ जाते हैं। अगर एक क्षेत्रवाद और भाषावाद ये जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक जो ये दांवपेच खेले जाते हैं, उसमें भाषा को बीच में ले आते हैं, उसके कारण विवाद हो जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रबुद्ध जन इसको महत्व दिया जाए कि हमारे राष्ट्र की एक भाषा है और एक भाषा में ही सरकारी काम किए जाए, स्कूलों में कहीं जहां भी इनकी आवश्यकता हो, सबका सरकारीकरण में हिंदी भाषा का अगर उपयोग होता है तो यही राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। तो इसको बढ़ाने के लिए सभी हम लोग शिक्षक संचेतना के माध्यम से सरकार को भी एक ऐसा लेटर लिखें कि जिसमें ये उनको कहें कि हमारी जो संस्था है वो संस्था हिंदी को लेकर के आगे बढ़ रही है, और हम लोग इसमें ये एक्टिविटीज जो हमारी जो गतिविधियां हैं वो हम गतिविधियां कर रहे हैं। इससे भी हमारा हिंदी का सम्मान होता है, सम्मान बढ़ता है और इसका भी प्रचार प्रसार होता है। और आजकल तो एक जो माध्यम है, चाहे वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या रील के माध्यम से, अधिकांश यानी कि 99% जो
इसका जो एक्टिव जो है क्रियाविधि है वो हिंदी भाषा में ही आ रही है और लोगों को आसानी से समझ में आती है बजाय दूसरी भाषाओं के। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हिंदी हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है और हमारा स्वाभिमान है। इसलिए हिंदी का हमें आत्मीयता से स्वागत करना चाहिए और कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय हिंदी स्कूलों में भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हिंदी को अगर समझेगी तो वो आसानी से अपनी जो भाव है उसको तुरंत दूसरों को उनको बताने में आसानी रहेगी और ये सीखने को भी रहेगी और अपनी जो संस्कृति है, हमारा जो वेद पुराण है, उनको पढ़ने का भी उनको एक सुलभ साधन मिलेगा। नहीं तो अगर दूसरी भाषाओं के अंदर वो रहेंगे उलझे तो हमारी जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनसे भी वो वंचित रह जाएंगे और हमारी जो संस्कृति है वो भी उनसे विकसित नहीं कर पाएंगे। अतः हिंदी जितनी अधिक से अधिक विकसित हो, जितनी अधिक से अधिक छोटे पढ़े में यानी बचपन में अगर हिंदी के संस्कार आ जाए, हिंदी भाषा में अगर आ जाए तो आगे जाकर के ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हिंदी का प्रयोग किया जाए, हिंदी का प्रचार किया जाए। ये स्वतः हमारे स्वभाव में आ जाएगी और यही हमारा सम्मान और हमारा गर्व बन जाएगी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर रखी, यही हमारा बाद में गर्व बन जाएगी और अभी भी गर्व है। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकता। आचार्य विनोबा भावे के इन्हीं शब्दों के साथ मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हुए डॉक्टर हरि सिंह पाल सर दिल्ली से, जो कि महामंत्री हैं नागरी लिपि परिषद के और सलाहकार हैं हिंदी के। स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी। सबसे पहले तो सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे मित्र डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी ने जो अध्यक्ष का पद कार्यभार ग्रहण किया है उनके लिए विशेष बधाई। ये दायित्व उनको मिल गया है और इस दायित्व में निश्चित रूप से पहले से भी करते रहे और अभी भी करेंगे। और शहनाज को महासचिव का पद मिला है। मैं समझता हूँ पहली बार एक महिला को ये पद दिया गया है महासचिव का, तो बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिला हुआ है। इसको आप सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगी और जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हिंदी की बात तो खैर आप सब लोग करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं, जानते ही हैं। लेकिन हिंदी को सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारे जहाँ हम रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ हमारी अपनी एक भाषा के रूप में है, हमारी जो माध्यम है शिक्षा का उसके माध्यम से, बल्कि इस रूप में लें कि एक राष्ट्रीय भाषा है। जिस तरह से संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हमने स्वीकार की, संविधान ने स्वीकार किया है, वो सब राष्ट्रीय भाषा है। तो हिंदी भी उनमें से एक राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा का जब हम नाम लेते हैं तो इसका मतलब इसमें राष्ट्र समाहित है, राष्ट्र का सम्मान समाहित है। यदि हम हिंदी की बात करते हैं या हम मराठी की बात करते हैं या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की बात करते हैं तो हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि भारत के जो महापुरुष हैं उन्होंने इसको स्वीकार किया था, इसको राष्ट्रभाषा कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था, जो बड़े बड़े सुब्रमण्य भारती ने कहा था, अयंगर गोपाल स्वामी ने कहा था। तो इतने लोगों ने जो कहा तो ये कोई मतलब गलत नहीं कहा, क्योंकि ये संपर्क भाषा के रूप में पहले ही से ही प्रतिष्ठापित थी और इसको सिर्फ ये था कि उसको हमने कामकाज की भाषा और बनाना था, मतलब सरकार के कामकाज की भाषा बनाना था। तो संविधान ने इसको स्वीकार कर लिया, तो उस संविधान में इस बात को रखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हम एक नागरिक के रूप में हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम भी इसका सम्मान करें। कोई भी भाषा बुरी नहीं, हमें किसी भी भाषा से द्वेष नहीं है। सभी भाषाएं महत्वपूर्ण भाषा है। हमारी अंग्रेजी भी अच्छी भाषा है, हम उसको कहाँ कोई गलत भाषा थोड़ी कहते हैं, है ना, जैसी है, क्योंकि अनेक देशों में बोली जाती है तो उसका भी सम्मान है। लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, उसका भी हमें बराबर सम्मान करना चाहिए। पिछले दिनों मुझे राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान के लिए। तो मैंने वहाँ जो जितने वो इंजीनियर अधिकारी थे जिनका प्रशिक्षण था, तो मैंने पूछा कहाँ कहाँ के हो, तो किसी ने, फिर मैंने पूछा आपकी मातृभाषा कौन सी है जब घर में बोली जाती है,
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें गढ़वाली थे, कुमायूनी भी थे, राजस्थानी भी थे। राजस्थानी अपनी भाषा को राजस्थानी कह रहे थे। मैंने कहा आपके घर में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, शेखावटी बोली जाती है, ढूंढानी बोली जाती है या मेवाती बोली जाती है, लोगों को जानकारी नहीं। उसमें एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश के भी थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें सर्व भाषा के लोग हैं, लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। कोई तमिल में नहीं बात करता, कोई कमाईनी या गढ़वाली में बात नहीं करता, तो हिंदी में बात करते हैं। हम अगर मान लो जैसे चाय पी रहे होते हैं या हम आपस में गपशप कर रहे होते हैं, या लंच का जो ब्रेक होता है उसमें हम मिलते हैं, तो उसमें हम हिंदी बात कर रहे होते हैं। मुझे भारत सरकार में चूंकि रहने का अवसर मिला है, तो मेरे कार्यालय में भी विभिन्न विभिन्न प्रदेशों के लोग थे। जब आपस में हम बात करते थे, कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करता था, कोई भी अपनी जो स्थानीय भाषा उसमें बात नहीं करता, सब हिंदी में बात करते थे। हंसी मजाक भी करते थे, तो भले ही चाहे उसमें लहजा अलग हो। जैसे बंगाल का आदमी है तो वो कहेगा सब चाय खाए वो, तो चाय खाए वो ठीक, अच्छी बात है। वो चाय को खाना मतलब पीने को खाना कह रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसी तरह से अपनी किसी भाषा में कोई कुछ कहता है तो उसको हमें स्वागत करना चाहिए। हिंदी तो ऐसी सुरसरी है कि उसमें अनेक जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उसमें समाहित हो गई, उसके शब्द सब समाहित हो जाते हैं। तो हमारी जो भाषा है इसीलिए एक सुदृढ़, एक सशक्त भाषा बनती है कि इसमें समाहित करने की शक्ति है, अदम्य शक्ति है। तो इस रूप में अगर हम नागरी लिपि और हिंदी की अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीयता की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। मैं चूंकि विदेश से पत्रिका का संपादन करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, या ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो सब हिंदी में लिखने के लिए लायक हैं। अपने बच्चों को वो हिंदी में सिखाते हैं, वहाँ के गीत सिखाते हैं, फिल्मी गीत सिखाते हैं, या कि रामायण रामचरितमानस को पढ़ना सिखाते हैं। तो उनमें एक ये दर्शाता है कि उनमें भारतीयता के प्रति अनुराग है। तो वो अनुराग ही ये हमें भाषा अनुराग तक ले जाती है। तो इस अनुराग की अभिव्यक्ति है भाषा हमारी। तो इस रूप में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के माध्यम से ये जो कार्य किया जा रहा है, सभी इसमें प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं, और अंततोगत्वा हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम नागरी लिपि की बात करें, या अन्य हम सांस्कृतिक पर्वों की बात करें, वो अंततोगत्वा हमारी राष्ट्रीय भावों की ही अभिव्यक्ति है। हम राष्ट्रीय जो हमारी भावना है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के जो नवनियुक्त पदाधिकारी, हालांकि बहुत वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं, उनको पूरा अनुभव है। भले ही वो इस पद पे नहीं थे, किसी और पद को उनका दायित्व दिया हुआ था। तो इस रूप में अपने कर्तव्य जहाँ उनके हैं, जहाँ उनके अधिकार हैं, वहाँ अपने कर्तव्य भी हैं। मतलब अधिकार है, ठीक है, आप एक अगर अध्यक्ष हैं या महासचिव हैं या उपाध्यक्ष हैं या संरक्षक जो भी हैं, वो आपका एक अधिकार है। वो आपको जैसे डॉक्टर प्रभु चौधरी ने बताया कि सबको समान अवसर देने का एक प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से। तो इस रूप में अब हमें अधिकार मिल गए हैं, जो भी हमें दायित्व, लेकिन उसके साथ में उसके कर्तव्य भी जुड़े। उस कर्तव्य का हम निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो अधिकार है उसकी प्रतिपूर्ति सफल मानी जा सकती है। तो हमें जहाँ हमें अधिकार का पालन की हमें अगर भावना है, तो उसके साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। तो कर्तव्य को निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, राष्ट्रीय स्तर पर इसका मान बढ़ेगा। अभी प्रभु चौधरी घोषणा कर चुके हैं कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ भी शीघ्र बनाया जाने वाला है। तो मैं आप सभी के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ये फलीभूत होगा बहुत शीघ्र ही हम हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक स्थायी मुकाम बना पाएगी। क्योंकि हम सब लोग अंततः उसी के लिए कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीयता के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा जो बड़ा लक्ष्य है वो मानवता का लक्ष्य है, मानव कल्याण का लक्ष्य है। हमारे जितने भी कार्य हैं वो मानव के कल्याण के लिए है। हमारा किसी में विभेदीकरण नहीं है, भाई भाई में बांटना नहीं है, हमें कोई संपत्ति का नहीं बंटवारा करना है, या हमें जो है एक मानव कल्याण की बात करनी है। और हमारे जो कार्य हैं, हमारा जो संबोधन है, हमारे जो दायित्व हैं, उसके माध्यम से ये झलके कि हम राष्ट्रीय ता की भावना के साथ साथ हम मानव कल्याण के साथ जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, क्योंकि इसमें शिक्षक शब्द जुड़ा हुआ है, तो शिक्षक तो शब्द ही इतनी बात का है
कि हम मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। हमको शिक्षक तो मानवता का निर्माण करता है, मानव का निर्माण करता है, मानव वो गढ़ता है। तो ये गढ़ने वाला जो शिक्षक संचेतना है, हम तो भले ही चाहे शिक्षण के कार्य में न हो, लेकिन कार्य तो हम यही कर रहे हैं समाज में। अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं या किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं या किसी को हम सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये भी एक शिक्षक का ही कार्य है। तो इस रूप में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का जो कार्य है वो गुरुतर कार्य है, मतलब सिर्फ शिक्षकों का संगठन नहीं है। इसमें सभी जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो कार्य पद्धतियां हैं, कार्य हैं हमारे, उसमें समाहित हैं। और आप चूंकि सभी अनुभवी हैं और डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा तो को इतना बड़ा अनुभव है इस संचेतना को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना और भी आगे बढ़ेगी और भी प्रदेशों में हम फैलेंगे और अपने कार्य को बढ़ाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, बहुत सुंदर उद्बोधन। सर ने कहा अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों को भी हमें निभाना सीखना चाहिए और मानव कल्याण की बात कही। और हिंदी के बारे में तो जो कुछ कहा वो बहुत ही सुंदर कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और हम चलते हैं आज के अध्यक्ष महोदय जो कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर के उद्बोधन को सुनने के लिए। इनके लिए हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सर का उद्बोधन हमेशा ही बहुत सुंदर रहता है। आदरणीय सर उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष भी हैं और कुलानुशासक भी हैं। और एक बार फिर से मैं सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ अध्यक्ष पद हेतु। स्वागत है आपका इस आभासी पर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि चौबे जी। इस पटल पर मौजूद सभी आत्मीय सुधीजन, मैं देख रहा हूं कि नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको महाकाल की नगरी से प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे इस पटल पर अभी जिनका बहुत सुंदर वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे, नागरी लिपि परिषद के यशस्वी महामंत्री और जिनके ऊर्जामय नेतृत्व में नागरी लिपि परिषद आज विश्व पटल पर एक विशेष स्थान के साथ आगे जा रही है। निश्चित तौर पर इसकी सारा जो श्रेय है ये हरि सिंह पाल जी को जाता है। मैं इनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रभु चौधरी जी के बारे में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रभु जी जो हैं वो एक तरह से सूत्रधार होते हैं वो। मुझे पता नहीं था, अचानक मैं तो कबीर जयंती मनाने के लिए गया था, लेकिन जब सूत्र चौधरी जी के हाथ, और वो भी प्रभु नामधारी चौधरी जी एक तो प्रभु जी ऊपर से चौधरी जी, तो आप कुछ बचता नहीं है। मैंने उस दिन कहा भी इनसे कि नहीं, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको यथावत हम लोग अंगीकार कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपना जो भी उनकी योजना रहती है वो करते हैं। तो मेरे लिए भी उस तरह से मैं तैयार नहीं था, मनस्थिति भी तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों ने ही, इधर ब्रजकिशोर शर्मा जी मेरे पास थे, उधर चौधरी जी थे, तो मैंने इस दायित्व को अंगीकार करते हुए यही निवेदन किया दोनों से कि मैं पहले भी संस्था के साथ था, अभी दायित्व के साथ जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दायित्व मिले तो काम करूंगा, बिना दायित्व के भी मैं काम करने की स्थिति में रहता हूँ। तो खैर ये एक अवसर के साथ साथ हम सबके लिए एक नवोन्मेष का विषय भी है। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, लगभग 20 साल इसको हो गए हैं, और इन 20 वर्षों में बहुत सारे साथी जुड़े, बहुत सारे साथी दूर भी हुए। तो हमें पुनर्नियोजन करना होगा हमारी सारी संकल्पनाओं को, हमारे सारे उद्देश्यों को, और हमारे सांगठनिक दृष्टि से सभी लोगों से पुनः संवाद स्थापित करना होगा। मैं चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि हमारी इस पूरी यात्रा में जो सहयात्री रहे हैं, हम कोशिश करें वो वापस जुड़ें। हो सकता है कि कई बार उनकी व्यस्तता के कारण, कई बार अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण वे लोग दूर हो गए हों, लेकिन उनको हमें जोड़ना है, क्योंकि हमने जब इसकी यात्रा की शुरुआत की थी
तो यह नगर, जिला, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये संस्था नहीं है, ये एक मिशन है, और मिशन है, इसके नाम में छिपा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना। तो एक तरफ राष्ट्र है, दूसरी तरफ शिक्षा कर्म से जुड़े हुए दोनों ही तरह से, चाहे वो शिक्षक हों और वे लोग जो कि समाज में दिशा दर्शन करने के लिए आगे दिखाई देते हैं। पाल साहब जैसे हमारे बीच में हैं, तो वे भी शिक्षक की भूमिका में हैं। तो हमें राष्ट्रीयता, शिक्षकीय दायित्व और फिर संचेतना, इन तीनों के समाहार रूप में इस संस्था को आगे ले जाना है। और ये संस्था ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये जो भावधारा है, इसके साथ सब लोगों के बीच में नई प्रकार की चेतना का संचार करे, इस उद्देश्य के साथ इसे गठित किया गया था। और इसमें सभी लोगों का स्वागत है, केवल साहित्यकारों का स्वागत नहीं है। इसमें कलाकार, सृजनधर्मी, शिल्पी, संगीतकार, जितने भी प्रकार के कला रूप हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के साहित्य रूप हो सकते हैं, सभी का इसमें स्वागत है। अतः मैं इस अवसर पर हमारे नवनिर्वाचित सभी आत्मीय सुधीजनों को बधाई दूंगा। मैं डॉक्टर शहनाज शेख को बधाई दूंगा। वे न केवल एक श्रेष्ठ विदुषी हैं, उनको कई बार हम लोग सुनते हैं, उनके वाणी में जो है विद्वत्ता हमें दिखाई देती है, वे अभिव्यक्ति भी उस तरह से करती हैं। और ये सौभाग्य है कि वे उन व्यक्तित्व की शिष्या हैं जिनको अभी भी हम लोग कभी भुला नहीं सकेंगे, डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख। तो मैं ये कामना करूंगा कि शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख हमारे बीच हैं, आज भी हैं, उनके प्रतिनिधि रूप में शहनाज शेख हमारे बीच में हैं। इसी प्रकार डॉक्टर प्रभु चौधरी जी कोषाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। हमारे बीच मेरे आत्मीय और मेरे सहपाठी रहे पुणे वासी रणजीत सिंह जी अरोरा हमारे बीच में हैं, वे भी इसमें अपना योगदान देंगे। सभी सुधीजन, डॉक्टर अरुणा जी जुड़ी हुई है, रश्मि चौबे जुड़ी हुई हैं, पदमचंद गांधी जी जुड़े हुए हैं, गरिमा जी जुड़ी हुई है, सभी सुधीजन हम सब मिलकर के और संस्था को नव रूपांकार देते हुए नव रूप में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और इसका जो क्षेत्र है वो न केवल विस्तृत हो, वरन 300 आभासी संगोष्ठियां मुझे नहीं लगता किसी भी और संस्था ने की होंगी। शुक्ल जी स्वयं इस बात की ताकीद करेंगे, अभी उनका वक्तव्य भी हम लोग सुनेंगे। ऐसे ऐसे विषय हम लोगों ने चुने हैं संचेतना के मंच पर, जिनकी कोई चर्चा नहीं करता था। हम लोगों ने चर्चा की, उसके बाद लोगों ने फिर चर्चा प्रारंभ की। यानी ये एक तरह से अग्रगामी सोच देने वाली संस्था हमेशा से रही और आगे भी रहेगी। अतः मैं अपनी व्यस्तता के बावजूद इस दायित्व के निर्वाह के लिए जैसा पूरी इकाई का, पूरी पदाधिकारियों का संकेत होगा, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर जो विषय रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दक्षा जी ने भी सुंदर ढंग से बात की थी, हरि सिंह पाल जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को रखा, शहनाज जी ने भी बात को रखा है, पदमचंद गांधी जी ने भी बोला। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हम लोग इस विषय को रख रहे थे तो ये एक बृहद सोच का विषय है, और आने वाले समय में मैं चौधरी जी से यही निवेदन करूंगा कि हम लोग कभी 2 दिन की या एक दिन की जैसा संभव हो एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भारतीय साहित्य की एकता, भाषाई एकता की बात हम सब करते हैं, लेकिन भारतीय साहित्य की एकता जो है वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जब मैंने इस विषय को चुना था तब मेरे दृष्टि में ये विषय था कि हम 4 अलग अलग भाषा परिवारों का समूह जो है लिए हुए हैं। एक समूह हमारा जिसको हम लोग संस्कृत से जुड़ी हुई भाषा संपदा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके निरंतर में आर्य भाषा परिवार आता है। दूसरा जो है जिसको कि अलग करने की कोशिश की अंग्रेजों ने, और वो बीज आज भी पल्लवित पुष्पित किए जा रहे हैं,
द्रविड़ भाषा परिवार, लेकिन उसमें और आर्य भाषा परिवार में बहुत अंतर नहीं है, चूंकि शहनाज शेख यहाँ बैठी हुई हैं, दोनों के बीच में बैठी हुई है। एक तरफ उत्तर भारत है उनके और एक तरफ दक्षिण भारत है। तो संतों ने, महाराष्ट्र के संतों ने इस दिशा में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, वहां से जो भक्ति की धारा चली थी, तो संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और इसी प्रकार अन्य जितने भी संत थे, टुकड़ो जी थे, तुकाराम जी थे, जितने भी महान संत थे महाराष्ट्र के, वो बीच में बैठे हुए थे। उन्होंने दक्षिण में जो विष्णु भक्ति है, जिनको विट्ठल कहा गया, विट्ठल कर्नाटक से आया हुआ शब्द है, ये महाराष्ट्र ने आज स्थापित कर दिया और पूरे देश में पहुंच गया। तो भारत में ये जो अंतराल पैदा करने की कोशिश की गई, उसके विरुद्ध भारतीय साहित्य की एकता को हमें ध्यान में रखना होगा। तो मैंने अभी कहा कि दूसरा परिवार द्रविड़ मान लिया गया। तीसरा जो है वो भाषा परिवार मुंडारी भाषा परिवार कहते हैं, जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार कहते हैं, जिसमें संथाली, मुंडारी आदि भाषाएं आती हैं। और चौथा परिवार है जिसको हम लोग चीनी तिब्बती भाषा परिवार कहते हैं, जिसमें बर्मी, तिब्बती और पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं आती हैं। अभी एक पांचवें परिवार की भाषा की बात भी की जा रही है, वो अंडमान निकोबारी भाषा परिवार की बात भी की जाती है। तो खैर, कुल मिलाकर के जो प्रमुख जो हमारे 4-5 भाषा परिवार हैं, इन भाषा परिवारों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इनमें स्वतः स्फूर्त एकता को बताती है। और वो एकता है इनकी आंतरिक समभावना। समान भावना से ओतप्रोत है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य भारतवाणी है, भारत के निवासियों के हृदय की वाणी है, भारतवासियों के द्वारा संरक्षित और संपोषित संस्कृति की वाणी है। भारतवासी जिस भूमि पर निवास करते हैं, उस भूमि और उस पर विकसित होने वाली प्रकृति की वाणी है। अतः भारतीय साहित्य में स्वाभाविक एकता है, और वो एकता है भारतवासियों की समान आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति के रूप में है, भारतवासियों के समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में है, भारतवासियों की सुदूर अतीत से चली आ रही संस्कृति और परंपराओं की अभिव्यक्ति है, और भारतवासियों का भूमि और प्रकृति के प्रति जो अनुराग है, उसकी यह अभिव्यक्ति है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक सातत्य है। भारतीय साहित्य में जो प्रतिबिंबित भारतवासियों का जीवन है, वह निरंतर प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिन पर भारतीय साहित्य टिका हुआ है। अतः हमें देखना होगा कि इन आधारों पर टिका हुआ भारतीय साहित्य, और वह हिंदी के माध्यम से आए, देवनागरी के माध्यम से आए। जब शारदा चरण मित्र ने देवनागर पत्र के माध्यम से उद्घोष किया था कि भारत की भाषाएं अपनी अपनी लिपियों के अलावा देवनागरी में लिखी जाएं, उसके पीछे उद्देश्य यही था। वे जानते थे कि भारत की भाषाओं में प्रतिबिंबित साहित्य संपदा में समानता है, अंतर केवल लिपि के कारण आ रहा है। यदि हम उड़िया में लिखे गए साहित्य को देवनागरी में पढ़ें, मराठी साहित्य को तो पढ़ते ही हैं, अगर हम बांग्ला के साहित्य को देवनागरी में पढ़ें, हम बहुत कुछ समझ जाएंगे, अंगीकार कर लेंगे उसको, हमें कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि सुनते भी हम लोग एकला चरोरे कहा, तो समझ में आ जाता है कि टैगोर क्या बात कह रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं। तो देवनागरी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अनुवाद के माध्यम से हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है भारतीय साहित्य की एकता में, क्योंकि अगर हिंदी में सारी भाषाओं का साहित्य आ जाएगा तो सहज ही हम उसे हृदयस्थ कर लेंगे। नागरी के माध्यम से आ जाएगा, हम सहज हृदयस्थ कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत का आंतरिक संभावना, भारतवासियों की आंतरिक अध्यात्म दृष्टि, विविधतापूर्ण और परस्पर संबद्ध
प्रकृति और भूगोल का पूरा परिवेश, सुदूर ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक आ रहे तमाम प्रकार के संघर्ष, तमाम प्रकार के आक्रमण सभी भारतवासियों ने सहे हैं। पश्चिम से या अन्य दूर से आने वाले जो भी आक्रांत आते थे, तो वो केवल उत्तर भारत पर ही काबिज नहीं होते थे, केवल दक्षिण पर काबिज नहीं होते थे, सब पर आक्रमण होता था। तो आप देखिए कि सबने समभावना के साथ जुड़ करके राष्ट्रीय भावना से युक्त साहित्य को रचा। सब में समान भावना है, चाहे सुब्रमण्यम भारती हो उधर के या उत्तर भारत के हमारे बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी हो, सब एक ही भावना से ओतप्रोत हैं। अभी मैं भक्तों की बात कर रहा था, तो दक्षिण के जितने भी आड़वार संत हैं उनकी वाणी पढ़ लें, महाराष्ट्र के संतों की वाणी को पढ़ लें, इधर हम लोग कबीर सुर तुलसी को पढ़ लें, सब में समान भावना है, सब में भक्ति की भावना प्रवाहमान हो रही है। इसी प्रकार हम लोग इधर रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ें और उत्तर में हिंदी क्षेत्र में निराला पंत महादेवी को पढ़ें, समान भावना से युक्त हैं वे। उधर गुजरात में महात्मा गांधी ने जो बीज रोपण किया था, उन्होंने संकेत दे दिया था कि आश्रम में जो भजन माला चलेगी, आश्रम की जो भजनावली है, उसमें सभी संतों को उन्होंने जोड़ दिया, वो चाहे तमिल के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे गुजराती में लिखने वाले रहे हों, चाहे असमिया के रहे हों। तो कहने का मतलब यह है कि इस राष्ट्र की एकता को प्रकट करने के लिए भारतीय साहित्य की जो स्वाभाविक एकता है उसको नए सिरे से प्रचारित करने, प्रसारित करने और उसके साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। इसमें हिंदी और देवनागरी लिपि दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सभी ने इस अवसर पर मुझे जो हृदय से मंगल कामनाएं अर्पित की हैं, मैं उसके लिए आप सभी के प्रति प्रणत हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना भारतीय साहित्य, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति और भारतीय लिपि, इन सभी की एकता को अधिक से अधिक मजबूती देते हुए निरंतर अपने कार्यों को आकार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और सचमुच आपने कहा कि भारतीय साहित्य की स्वाभाविक एकता को बनाने में हिंदी और नागरी लिपि की अहम भूमिका रहेगी। और कई उद्बोधन में तो कई बहुत सारी चीजें अच्छी थी, हर चीज को नहीं बोल सकती, लेकिन आपका उद्बोधन हमेशा ही अच्छा रहता है। फिर से एक बार बधाई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, महात्मा गांधी जी कहते थे, और ऐसे ही गांधी जी अपने अपने गांधी, जनमन के गांधी, ऐसी कुछ किताब लिखने वाले आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। नॉर्वे से जुड़े हुए हैं और इनके पधारने से हमारी गोष्ठी है हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है और ये अपने स्तर पर बृहद रूप से हिंदी के लिए आभासी गोष्ठियां निरंतर इनकी आयोजित होती रहती हैं, कभी कहानियों के लिए तो कभी कविताओं के लिए। पत्रकार, साहित्यकार आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल सर का सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सर इस आभासी पटल पर आपका। सर कृपया माइक खोल लीजिए। जी धन्यवाद रश्मि जी। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में आज अभी हमने श्रद्धेय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी का बहुत ही अच्छा वक्तव्य सुना, जो हमेशा की तरह होता है। लेकिन आज आपके इस वक्तव्य ने मुझे फिर से झकझोरा है थोड़ा सा, और वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय साहित्य की एकता में जो भी जरूरत है, चाहे वो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की बात हो, चाहे वो भाषाई बंधनों की सीमाओं को जोड़ने की बात हो, उसको समाप्त करने की बात हो, अनुवाद की बात हो, तो ये सब बहुत ही जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम में हरि सिंह पाल जी भी, डॉक्टर हरि सिंह पाल जी भी, जो हमेशा ही काफी सक्रिय रहते हैं, वो भी आज हमारे मंच पे विद्यमान है। और मुझे इस बात का बड़ी खुशी हुई कि हम अपने आदरणीय श्रद्धेय जो है शेख साहब को भी याद कर रहे हैं, और उनका एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार से जुड़ी हुई शहनाज जी, शहनाज अहमद जी, डॉक्टर शहनाज अहमद जी मेरा ख्याल उनके परिवार से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि शेख जी की बात ही और थी और
उनको मिलाने वाला ये केवल राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना था। और जिसके कारण जब हम पूना गए तो पूना में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और उनसे तय भी हो गया था कार्यक्रम कि आने वाले समय में, लेकिन वो किसी कारणवश या कह लीजिए ईश्वर की कृपा नहीं रही और जो भी रहा। तो खैर, जो आपने कहा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना को लेकर के और आज श्रद्धेय शैलेंद्र जी, ये बहुत जरूरी है और उसमें थोड़ी और स्फूर्ति के साथ कार्य किया जाएगा। और अगर सितंबर के आखिरी हफ्ते में कार्यक्रम हो आपका 28 से लेके, जैसे 28, 29, 30 या अक्टूबर के पहले हफ्ते में, तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन इसकी पहले से सूचना दे दी जाए। और फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शैलेंद्र जी को भी अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसको जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि साहित्य को राष्ट्रीय एकता और दूसरी विदेशों से भी मिलकर के कार्य करने की बात, अनुवाद जो है कार्य बहुत जरूरी है। अंग्रेजी साहित्य ने भी अनुवाद के माध्यम से पूरी दुनिया में जैसे कई कारणों से राज्य किया या वह अमीर हुआ। प्रभु चौधरी जी भी आगे हैं, तो प्रभु चौधरी जी ने जिस राष्ट्रीय संचेतना परिवार को शुरू किया वो आज देखिए किस मुकाम पे आ रहा है। चौधरी जी से कहूंगा, अगर आपका कार्यक्रम 28, 29, 30 सितंबर को होता है या अक्टूबर के पहले सप्ताह में, तो मैं आपके पास आ सकता हूँ कार्यक्रम में। 26 इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दिन तो हमें दिल्ली में चाहिए होता है, तो इस तरह से। और दूसरी बात जो है, वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का जो ये कार्य है और जो आदरणीय हमारे शैलेंद्र जी ने कहा कि भारतीय साहित्य की एकता और वैश्विक स्तर पर हमारी साहित्य के माध्यम से जो हमारे सारे मूल्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में सेकुलर देश है, सभी भाषा का, सभी धर्मों का सम्मान है। तो मैं एक छोटी सी कविता पढ़कर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और फिर आगे बातचीत आप लोग की जारी रहेगी, उसे सुनता रहूंगा। एक मिट्टी के देवता से एक कविता है। प्रेम पथिक हूं, दीपक रोज जलाता हूं, आज तुम्हारे आगे शीश नवाता हूं, संस्कार से शील विनय दोहराता हूं, जब तक मिलता है सादर प्रेम तुम्हारा, प्रेम पथिक हूं, दीपक रोज जलाता हूं। ऐशबाग की गलियां मुझे याद करेंगी, रामलीला ईदगाह के मध्य न दूरी, दोनों द्वारों पर मेले आज सजते हैं, हूं प्रेम पुजारी, पूजा है मजबूरी। श्रमिक बस्ती की माधुरी और सुंदरता, राजेंद्र राम नगर मवैया आंगन है, ये प्रेम मिलन हो या सामाजिक सेवा, ये चार बाग नाका मेरा प्रांगण है। कितना दुलार भरा लखनऊ नगर में, दुर्गा भाभी प्रकाशवती ने अपनाया, जिसको भी हवा यहां लग जाती, दूर बैठकर उसने भी गुण गाया। जीर्ण शीर्ण से कभी न भेद किया है, जो प्रेम भिखारी उसको गले लगाया, भूख प्यास से बढ़कर प्रेम हमारा, क्या वही अतिथि है जो गाड़ी से आया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर शुक्ल जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर कविता। संस्कार से शील विनय दोहराता हूँ, प्रेम पथिक हूँ, दीपक रोज जलाता हूँ। और सर के हिंदी के लिए तो दीपक रोज जलता ही रहता है, लगातार गोष्ठियां होती रहती हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपके आने से ये गोष्ठी हमारी एक तो एक बात अंतर्राष्ट्रीय और कह दूं, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से जुड़ने के बाद हम शैलेंद्र जी को, वीके शर्मा जी को और लोगों के बहुत से अच्छे अच्छे वक्तव्य सुने, जिसके कारण भी हमें भी एक नए तरीके की दृष्टि मिली और नए नए संत साहित्य, सत साहित्य और लोक साहित्य से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। पहले जानता था, इतना नहीं जानता था। बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी से परिचय कराया आपकी इन संगोष्ठियों ने, और भी जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हों या सामाजिक आंदोलन से, उसमें भी काफी कुछ मुझे दृष्टि मिली। इसके लिए भी राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना और आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनका हृदय से आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका आभार, आप यहाँ पधारे उसके लिए। अब अध्यक्षीय भाषण की ओर चलते हैं हम। आदरणीय डॉक्टर अरुणा शुक्ला नांदेड़ से, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ अध्यक्षीय भाषण हेतु। आदरणीय, पता नहीं मुझे ही नहीं दिखाई दे रही है या उनका वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि वो हैं उपस्थित। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। आप सुन पा रही हैं ना महोदय की? पहले मैं बोल लूं 1 मिनट। जी 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 सर, स्वागत है। हाँ प्रभु सर, आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे लगा प्रस्तावना में आप बोल चुके, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बुलाया। स्वागत है सर आप।
क्योंकि जो आदत पड़ी हुई है वो तो बंद होना नहीं है। कोई बात नहीं जो सर। काम पहले करते आ रहे थे उसको करना भी पड़ेगा, आगे भी बढ़ाना है। बिल्कुल सर। मुझे पता है कि तत्काल चार्ज देने के बाद इतना चार्जर नहीं हो जाएगी, है ना, बैटरी में टाइम लगेगा थोड़ा शहनाज जी को काम करने में। आज मेरी मुलाकात कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल जी से हुई थी। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे और डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, हम लोग काफी नजदीक है उनसे। बात निकली थी हिंदी को लेके, तो उन्होंने कहा कि आप सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं तो एक बार कर्नाटक में कीजिएगा। और कर्नाटक के लिए उन्होंने कहा कि अभी तो बारिश खूब होती है जुलाई में और 15 अगस्त, और 15 अगस्त के बाद में आप कार्यक्रम रखिएगा, रक्षाबंधन के बाद। तो ऐसा सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद में 22, 23 और 24 अगस्त में अपन बेंगलोर में, या एक वहां पे मंडिया करके जगह है पास में, वहां एक पत्रिका भी निकलती है, हिंदी की पत्रिकाएं निकलती है। डॉक्टर विनय कुमार जी मेरे अच्छे मित्र हैं, वो भी बोल रहे हैं, बेंगलोर में भी काफी लोग परिचित हैं हिंदी को लेके काम करने वाले। तो हिंदी और नागरी लिपि का एक संयुक्त आयोजन 3 दिवसीय करने की सोच रहे। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि केवल आप लोगों को आना है, रहने की और खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा, और वो रहेंगे हमारे साथ में पूरे टाइम। तो इसकी योजना बनाए सब लोग बैठ के, और आपके क्या विचार हो सकते हैं, कैसा कार्यक्रम करना है, तो माननीय पाल साहब और शर्मा जी बताएंगे। हाँ, मैं चौधरी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और माननीय महामहिम कर्नाटक राज्य, जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, परम आदरणीय श्री थावरचंद जी गहलोत, वे लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। चूंकि आपने बेंगलोर की चर्चा की है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बेंगलोर में कोई भी कार्यक्रम करना, वहाँ की जो बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक और दूरियां, तो उसके बजाय यदि बेंगलोर के पास में आसपास का कोई नगर हो, शहनाज शेख भी बताएं इस बारे में, कि ऐसे शहर में अपन करें, वो धारवाड़ भी हो सकता है, वो गुलबर्गा या अन्य जगह हो सकती है, उससे शांतिपूर्वक सारे लोग पहुंचे वहां पर, बिना ट्रैफिक और बिना उस आपाधापी के उस कार्यक्रम में रहें, उस वातावरण में रहें। हम लोग पिछले दिनों कुछ वर्षों पहले मैं बसवन बागेवाड़ी गया था, जहां पर बसवेश्वर जी की जो है वो भूमि है और अद्भुत तीर्थ स्थान भी है वो। तो इस प्रकार की भी कोई जगह हो सकती है, तो वो सर थोड़ा मंडिया सा है वहां पे पास में, 45 किलोमीटर दूर बेंगलोर से, और वहां पर उनकी टीम है, एक पत्रिका भी निकलती है वहां से, मेरे पास लगातार आती भी है वहां से। क्योंकि तो बेंगलोर का जो स्वरूप है ना, मैं बेंगलोर के कार्यक्रमों में भी गया हूं, लेकिन फिर ये होता है कि आप एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचने में आपको 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। अच्छा हाँ, रंजीत सिंह अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, वे भी लगातार कर्नाटक में कार्यक्रमों में रहते हैं, तो वो भी परामर्श देंगे। हम सभी उपस्थित विद्वजनों को सादर प्रणाम। मैं सर्वप्रथम तो भाई शैलेंद्र मेरे महाविद्यालयीन सहपाठी है, वो उनको बधाई देता हूँ कि वो इस धुरा को बहुत अच्छी तरह संभालेंगे। मेरे अपने नगर उज्जैन से हैं और हमारा बचपन साथ में गुजरा है, तो मैं उनकी काबिलियत को बहुत खुला हुआ है, कृपया बंद कर दें। जी एक्चुअली मेरा, हाँ, एक मेरा है ना, क्या हुआ है कि एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अब ठीक हो? हाँ, स्पष्ट आ रही है सर आवाज। हाँ। तो बेसिकली दिक्कत क्या हो रही थी कि मेरे इस पे वीडियो कैमरा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको मोबाइल पे दूसरा ऑन करके रखा हुआ था। हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय शैलेंद्र जी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, और आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 1.5 वर्ष पूर्व आदरणीय गहलोत जी का बीदर शहर में एक कार्यक्रम में हुआ था, और वहां हमारी खुद स्वयं की संस्था है
गुरु नानक देव एजुकेशन के नाम से वहाँ बहुत बढ़िया हॉल है और इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आदरणीय महामहिम जी आदेश करेंगे तो वहाँ बीदर शहर में बहुत अच्छे तरीके से गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी बेटी डीन ऑफ एकेडमिक के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित कर रही है। बहुत बढ़िया। अध्यापक है वहाँ। तो यदि आदरणीय थावरचंद जी थोड़ा सा उनको पता भी है सारा, क्योंकि एक कार्यक्रम उन्होंने स्वयं अटेंड करा है और बड़ी करीब 5-1 हजार लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बड़ा अच्छा आयोजन हुआ था। मैंने स्वयं आदरणीय थावरचंद जी को मैं साथ में रहा था और हमारे घर में रात को भोजन में के लिए भी आए थे वो। तो वहाँ एक हो सकता है, अगर आप आदरणीय महामहिम जी से बात करें तो निश्चित रूप से वो, मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक प्रतिसाद देंगे। बाकी आगे आप लगातार जारी रखिए। जो यदि रश्मि चौबे मैडम मुझे सौभाग्य देंगी बोलने की तो मैं निश्चित रूप से बात करूंगा। धन्यवाद। समय हो गया है आज। रश्मि जी अब आभार व्यक्त करना। ठीक है, अभी हाँ, श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे उसके लिए और अवश्य आप आते रहें, उद्बोधन का अवश्य प्रभु जी मौका देंगे। आदरणीय डॉक्टर श्वेता मिश्रा मैम भी जुड़ चुकी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो स्वागत है उनका और उसके बाद अध्यक्ष भाषण। समय चुकी हो चुका है। नमस्कार स्वागत है पे सभी को, मंच को मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली यहाँ बारिश हो रहा था, नेटवर्क था ही नहीं, तो अभी जुड़ा है, वो भी मैं न सुन पाई हूँ ना कुछ। मैं सभी को नमस्कार बोल रही हूँ और धन्यवाद। ठीक है, अब मैं सम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अरुणा शुक्ला जी नांदेड़ से, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनका अध्यक्षीय भाषण है आज। अध्यक्ष स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। धन्यवाद मैडम। जी जी, सभी को सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो मंच पर सब यहाँ पर उपस्थित है, नव निर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारी दायित्व एवं कर्तव्य के संदर्भ में परिचर्चा राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में सभी का स्वागत। और यहाँ पर जो विषय रखे गए हैं, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नवनिर्वाचित हुए हमारे शैलेंद्र कुमार जी शर्मा, हमारी बहन शहनाज कोषाध्यक्ष के रूप में, हमारे आदरणीय प्रभु चौधरी जी, सभी को शुभकामनाएं देते हुए आज की जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव हम तत्पर रहते हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षक संगठना जो है, संगठन की सभी शक्तियां इसमें जुड़ी हुई है और एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और एकता के बल पर ही हम सभी राज्यों से जुड़कर पूरा हमारा एक भारत देश इसमें समाहित है। और राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का ये जो मंच है, जो हमें प्रदान किया गया है, इसमें हमारे जो शुक्ल जी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर से ये जुड़े हुए हैं और ये भी इसका पूरा दायित्व निभाते हैं। यानी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की पहुंच देश से विदेश तक है। राष्ट्रीय एकता का जो कार्य है, सब घटकों में भिन्न भिन्न हुए भी ये हिंदी राष्ट्रभाषा जो है, प्रेम, एकता, भाईचारे का बना हुआ मंच है। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ना होते हुए भी महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक निकटता की समानता सभी भावनाओं के माध्यम से आवश्यक जानी जाती है। यहाँ पर इस मंच पर सभी विद्वज्जन जो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा संवर्धन हेतु
सब अपने भाव विचार यहाँ पर इस मंच पर प्रकट करते हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना जो है बहुत अच्छे अच्छे विषयों को लेकर यहाँ पर संगोष्ठियों का निर्माण करती है, संगोष्ठियों का आयोजन करती है। ये एक ऐसा विशाल मंच है जो राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुंच देखने को मिलती है। इसमें बहुत कम लोग हैं, फिर भी ये सब इतने विद्वत जन हैं और इनकी वाणी, इनकी भाषा और इनके जो विचार है, ये सब यहाँ पर इस मंच पर आदान प्रदान किए जाते हैं। और इसी के कारण ही इस मंच पर हम देखते हैं कि कितनी एकता है राष्ट्रभाषा हिंदी में। और एकता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी विषय पर मतभेद ही न हो। अगर मतभेद भी होते हैं तो उसको सुलझाने का प्रयास, इतना बड़ा मंच है जो सभी विद्वत जन यहाँ पर करते हैं और बहुत अच्छे विचार यहाँ पर आदान प्रदान होते हैं। और इस मंच के माध्यम से हम जो हिंदी के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय से सभी नागरिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो। सभी नागरिक पहले भारतीय हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी इसमें एकता की कड़ी में जुड़कर अपनी संस्कृति को, धर्म को, संप्रदायों का ये एक बहुत बड़ा मंच जो है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना का संगम स्थल है। और सभी धर्म संप्रदाय को बराबर दर्जा मिला है। और हिंदू धर्म के अलावा इसमें हम देखते हैं जैसे जैन धर्मी है, सभी संप्रदायों का संगम स्थल यहाँ पर पाया जाता है। और इसके अंदर हमारे मूल्य जो है गहराई से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन मूल्यों का भी आदान प्रदान किया जाता है। और मानव मात्र की एकता, सार्वभौमिकता, शांति की महायात्रा जो है इस मंच के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और इसके अंदर हम सब सहभागी होकर आत्म कल्याण, लोक कल्याण की भावना से अभी इन्होंने शर्मा जी ने बताया कि भारतीय साहित्य की एकता बहुत अच्छा विषय है। और ये विठ्ठल जो शब्द है कर्नाटक से आया हुआ शब्द है और महाराष्ट्र में समाहित हुआ है। यानी हिंदी भाषा, उनके जो शब्द है एक दूसरे में समाहित होकर इसका जो संवर्धन हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है। तो महाराष्ट्र में इसका प्रचार इतना हुआ है कि सारा विठ्ठल नाम, अभी हम देखते हैं पंढरपुर की जो पद यात्रा निकाल कर यहाँ पर सभी वारकरी संप्रदाय जो यहाँ पर पूरे विठ्ठल दर्शन को जाते हैं, उनके अंदर बस एक ही आत्मीयता होती है कि कैसे हम विठ्ठल के दर्शन पाए और हमें विठ्ठल मिले। विठ्ठल मिलना यानी एक हम जिस शांति की ओर जाना चाहते हैं वो शांति हमें प्राप्त हो विठ्ठल के रूप में। और ये जो संप्रदाय, इसमें सभी लोग जुड़ जाते हैं और जुड़कर राष्ट्र धर्म निरपेक्षता, और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य भाषा के माध्यम से हो रहा है और इस माध्यम से ही ये कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर सभी मंच पर विद्वत जनों ने रखी और अध्यक्षीय भाषण देने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और सभी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे डॉक्टर सम्माननीय सुरेश चंद्र जी शुक्ल जुड़े हैं और इनको भी मैं सादर नमन करती हूँ और इस मंच को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गरिमा प्रदान करने के लिए सतत जुड़ते रहते हैं और बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखते हैं। सभी बंधु भगिनी भाई बहन यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ और अपने कर्तव्य के संदर्भ में ये परिचर्चा जो रखी है कि हम इस राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के माध्यम से जो भी हमारे कर्तव्य है
हम करते रहेंगे आत्मीयता के साथ और हर दम हर पल राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना से जुड़े रहेंगे। हमसे जितना भी हो हम कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार से वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने सही कहा कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव हमारी संस्था तत्पर रहती है। बहुत सुंदर आपका अध्यक्ष उद्बोधन, और आपने देखा होगा कितनी तालियां आ रही थी आपके लिए, कितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदया। और आप मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्वेता जी को एक बार फिर से आभार व्यक्त करने के लिए। और आज पहली बार आदरणीय रंजीत सिंह जी जुड़े हैं। अगली बार शायद इनका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा, तो हम अगली गोष्ठी का इंतजार करेंगे। श्वेता जी, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आभार व्यक्त जी। अगले रविवार को नागरी लिपि परिषद को के साथ में हम करने वाले हैं। जी जी जी। तो श्वेता जी, आभार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित। जी, मंच को मैं नमन करती हूँ और सभी को मैं धन्यवाद कर रही हूँ। मंच पे जो मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्ष भाषण दिया, सभी हैं मंच पे, और शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, मैंने सबका नाम पढ़ लेती हूँ, सहनाज जी हैं, अनीता जी हैं, गरिमा जी हैं और सुरेश जी हैं। मैं सभी को धन्यवाद कर रही हूँ। रंजीत जी हैं, प्रभु सर हैं, डॉक्टर रश्मि चौबे जी हैं, मैं सभी को धन्यवाद कर रही हूँ। बहुत अच्छा संचालन करी। मेरा लेट से जुड़ी, बारिश भी हो रहा था तो नेटवर्क थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था, उसकी वजह से। बहुत अच्छा प्रोग्राम था आप लोग का, मैंने सुन नहीं पाई, लेकिन लास्ट में अध्यक्ष भाषण की वजह से सुना, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मंच पे जो सब पहली बार जो जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। श्रोतागण भी बहुत कुछ सीखते भी हैं, सुनते भी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हम इसी बहाने कुछ बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समाज के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाती है। तो इसी की वजह से सबको जुड़ना चाहिए, मैं यही बोलूंगी। और सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे 1-1 घंटा समय निकालते हैं, 2 घंटा निकालते हैं, अपने लिए निकालते हैं, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे निकाला कीजिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैं मेरी तरफ से। और लेट से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्वेता जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगी गोष्ठी को विराम देने के लिए। सर, आज्ञा दीजिए। जी जी जी, करिए। धन्यवाद। हिंदी मातृभाषा, सभी इसे जरूर अपनाएं, अपने बच्चों को भी हिंदी में पढ़ना जरूर सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, हम फिर मिलेंगे अगली गोष्ठी में। धन्यवाद। शुभ संध्या सभी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।